भीषण ठंड के कारण बिहार में शैक्षणिक गतिविधियां प्रायः ठप सी थीं, लेकिन धीरे धीरे विद्यालय अब खुल रहे हैं। विद्यालयों में रौनक बढ़ रही है। बच्चे भी बड़े उत्साह के साथ विद्यालय आ रहे हैं। निजी विद्यालयों में तो नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उनके बच्चों के बीच परीक्षाओं का भी दौर अब शुरू हो चुका है। सरकारी विद्यालयों की क्या स्थिति है, इस पे जानने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष और प्रधानाध्यापक मनोज कुमार और बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के राज्य प्रवक्ता प्रेमचंद नीरज। तो हम इन दोनों से इन मुद्दों पर बातचीत करेंगे कि क्या तरीके अपनाए जा रहे हैं बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित करने के और क्या तरीके अपनाए जा रहे हैं जिससे बच्चे परीक्षा में कुछ अच्छा कर सकें। यह भी विदित हो कि प्रायः विद्यालयों के शिक्षक अभी बिहार में जातीय जनगणना में लगे हुए हैं। सरकार ने इसे जातीय गणना के रूप में नामांकित किया है, लेकिन कार्य तो वही हो रहे हैं। विद्यालयों में शिक्षकों की उपस्थिति अभी तक तो उस अनुकूल नहीं दिखती है। तो फिर एक प्रधानाध्यापक होने के नाते कैसे विद्यालय चला पाएंगे, इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न मनोज सर से है कि आप एक विद्यालय के प्रधानाध्यापक भी हैं, नामांकन का भी समय आ चुका है और परीक्षाओं का भी। तो अभी आप इन दोनों कार्यों को संपादित कैसे करेंगे और इसके लिए आपने अपनी तरफ से कौन सा कार्यक्रम बनाया है? देखिए भाई रमेश जी, आपने बिल्कुल सही समय पर सही प्रश्न उठाया। जनवरी का महीना है और नामांकन तो हमारे यहाँ 31 मार्च के बाद होते रहा है। पिछले वर्ष मार्च में ही नामांकन अभियान चला था, बिहार सरकार के द्वारा, शिक्षा विभाग के द्वारा चलाया गया था। लेकिन इस वर्ष अभी तक उसकी कोई तैयारी नहीं है। हमारे जो भी शिक्षक हैं वो लगे हुए हैं अभी जाति आधारित गणना करने में। विद्यालय में केवल मैं बचा हुआ हूं अपने विद्यालय में, और यही स्थिति कमोबेश पूरे पटना शहर, पटना जिला और पूरे राज्य की है। अधिकांश शिक्षक अभी जाति आधारित गणना में लगे हुए हैं और नामांकन के लिए विशेष तौर पर सरकारी विद्यालयों में अभी कोई तैयारी नहीं है। उसके बाद देखिए आगे क्या होता है। अब हमारा दूसरा प्रश्न प्रेमचंद सर से है कि सर, आप भी विद्यालय में एक शिक्षक हैं, तो आपको क्या लगता है कि इस स्थिति में एक प्रधानाध्यापक को कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ता होगा? भले आप शिक्षक हैं, लेकिन इस स्थिति से रूबरू हैं और प्रायः विद्यालयों में आपका विजिट भी होता रहता होगा। तो आपको भी क्या लगता है कि विद्यालय चलाना कितना आसान या कितना कठिन सा है? रमेश भाई, जहाँ तक वर्तमान परिस्थिति का है, आपने प्रश्न पूछा था आदरणीय मनोज जी से कि विद्यालय अभी तो जो स्थिति है, प्राइवेट स्कूल जो है नामांकन की प्रक्रिया शुरू करने जा रहा है, प्रचार प्रसार उसका चल रहा है, परीक्षा की स्थिति आ गई है। हम लोग के यहाँ सरकारी विद्यालय में भी परीक्षा का समय आ गया है। नामांकन की प्रक्रिया तो एक्चुअली मनोज भैया ने बताया आपको कि मार्च में, लेकिन ठीक है, मार्च से पहले भी हम लोगों की तैयारी पूरी हो जाती थी। लेकिन अब स्थिति यह है कि हमने से जो आपने पूछा प्रधानाध्यापक को क्या परेशानी हो रही है, प्रधानाध्यापक को तो सबसे बड़ी परेशानी ये है कि स्वयं प्रधानाध्यापक से लेके कई एक विद्यालय में उनके कनीय शिक्षक तक जनगणना, ये जातीय आधारित गणना में लगे हुए हैं।
और जातीय आधारित गणना में लगने का जो स्थिति बनाया गया वह भी जो है सो हमारे समझ से बाहर है। एक तरफ तो जातीय आधारित गणना हम लोगों को करना ही नहीं था, हम उसके प्रोटोकॉल के अंतर्गत आते नहीं हैं। राइट टू एजुकेशन का उल्लंघन हो रहा है। राइट टू एजुकेशन के अंतर्गत 3 ही चीज आता है, तो उसमें आपदा है, जनगणना 10 वर्षीय जो होता है वो, और चुनाव है। इन तीनों से ये भिन्न प्रकार का काम है। दूसरा, जो काम ले रहे हैं तो विद्यालय कार्य करते हुए कहते हैं कि काम कीजिए, तो विद्यालय कार्य करते हुए तो संभव ही नहीं है करना। दूसरा चीज क्या है कि हम लोग जो कर रहे हैं तो किसी समय आके हाजिरी बना लीजिए। ये सारा कुछ जो ड्रामा है ये शैक्षणिक गतिविधि को प्रभावित करना है। अब किसी किसी विद्यालय में प्रभारी से लेकर कनिये शिक्षक तक जब जातीय आधारित गणना में लगे हैं, विद्यालय खुल गया है, बच्चे विद्यालय आने लगे हैं, आप जरा बताइए उन बच्चों को एंटरटेन कौन करेगा? स्कूल में कोई भी नहीं है, एक भी शिक्षक नहीं है। वो शिक्षक जातीय आधारित गणना करने चले गए हैं। विद्यालय मॉर्निंग और डे शिफ्ट में चलता था। जो मॉर्निंग शिफ्ट में चलता था उसके बच्चे 9 बजे पहुंच जा रहे हैं। अब 9 बजे पहुंच जा रहे हैं तो शिक्षक कुछ 9 बजे हैं उपस्थित, कुछ नहीं है। ऐसे में पठन पाठन कार्य पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। और जहाँ प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक हैं भी तो अकेले बच गए हैं। ऐसे में वो हाजिरी कैसे बनवाएंगे बच्चों का? कई एक विद्यालय जैसे मनोज भैया के विद्यालय में 1000 बच्चे की उपस्थिति है। अब उपस्थिति है तो 1000 बच्चे का अटेंडेंस बनाना, मध्याह्न भोजन चलाना, ये सारा जो समस्या है अकेले इनके ऊपर बोझ पड़ता है पर प्रभारी पर, तो संभव नहीं है चला पाना, समझे ना। तो ये इस तरह की परेशानियां आ रही हैं और सरकार की मंशा स्पष्ट है कि ये हम लोगों को जो भी शिक्षक हैं उनको मजदूर समझता और गवर्नमेंट जो है तो उसी तरह से हमसे काम लेता। और ये नहीं चाहती सरकार कि हम लोग पठन पाठन कार्य करके गरीब गुरबा के नौनिहाल जो हैं उनको आदमी बना सके, उनको शिक्षित बना सके। एक बहुत बड़ी विडंबना है हमारे शैक्षणिक जगत की। बच्चे हैं तो शिक्षक नहीं, शिक्षक है बच्चे नहीं, कहीं भवन है तो सुविधा नहीं, और कहीं सुविधा कुछ है भी तो वहाँ पर पढ़ाने का कोई माहौल ही नहीं है। शैक्षणिक गतिविधियाँ ठप सी हो जाती हैं। अब इसी अगला सवाल मनोज सर से है कि सर ये जो अभी बात हो रही थी कि आप अकेले हैं तो आप अब हैंडल कैसे करेंगे, ये एक प्रश्न है। थोड़ा संक्षिप्त में इसको बताइए कि आप कैसे हैंडल कर पाएंगे इतनी बड़ी भीड़ को। हम लोगों के पास आसान सा तरीका है कि बच्चे आएंगे, हाजिरी बनेगी, स्मार्ट क्लास है 2, स्मार्ट क्लास में कुछ पढ़ाई होगी, बच्चे खाना खाएंगे प्रधानमंत्री पोषण योजना के तहत, और बच्चे जाएंगे। जब सरकार का ध्यान नहीं है, सरकार यदि शिक्षकों से शैक्षणिक कार्य नहीं करवाना चाहती है तो एक प्रधानाध्यापक या एक कोई संगठन का कार्यकर्ता उसमें क्या करेगा? हम लोग तो यही हैं कि सरकार बिल्कुल अपने जिद पर रहती है। ठीक है, जाति आधारित गणना प्रमुख चीज है, उस पर हम कोई टिप्पणी करना नहीं चाहते, लेकिन पढ़ाई उससे ज्यादा जरूरी है। और पढ़ाई को बाधित करके शिक्षकों को लगा के वह काम करना, जब उसमें मानदेय है आप दूसरे आदमी से करवा लेते, और जब बच्चे इधर कम जाएंगे तो होगा कि शिक्षक नहीं पढ़ाते हैं। बच्चे का रिजल्ट, परीक्षा का समय है, रिजल्ट यदि घटेगा तो उसमें दोष टीचर पर। तो ये तो पूरा का पूरा ये है। अभी तक ये स्थिति हुई कि किताब का पैसा पिछले साल इन्होंने दे दिया बच्चे को खाता में, 10 से 15% बच्चे किताब नहीं खरीद पाए। आज बहुत सरकार बहुत प्रयास की, हम लोग भी बहुत प्रयास किए, लेकिन बच्चे किताब नहीं खरीद सके।
तो ये सरकार का पॉलिसी है। इस बार देखिए उसमें भी हो रहा है कि नहीं, अप्रैल में सरकार जो है सो किताब छपवा के बच्चे को उपलब्ध करवाएगी। तो अब देखिए ये अच्छी बात है, लेकिन अभी तक जो स्थिति है उस स्थिति में शिक्षक लाचार हैं, बेबस हैं। पठन पाठन कार्य काफी दिनों के बाद आज विद्यालय खुली भी तो शिक्षक सभी जाति आधारित गणना में थे और पठन पाठन नहीं के बराबर हुआ। इसलिए निश्चित तौर पर इससे जो है सो पढ़ाई भी बाधित होगी, परीक्षा भी बाधित होगी और आगे जो नामांकन होगा वह भी बाधित होगा। कोविड के चलते जो सरकारी विद्यालयों में नामांकन बढ़ा था, काफी बच्चे हम लोगों के पास आए थे, वो धीरे धीरे सरकार के शिक्षा विभाग के इस तरह के नीति के चलते वो चले जाएंगे। आज स्थिति ये है कि एक एक टीचर को दो दो जगह तीन तीन जगह ड्यूटी लगाया गया है। एक जगह वो ड्यूटी कर रहे हैं जाति आधारित गणना में, दूसरे जगह से उनका वेतन बंद कर दिया गया। आज ही नीरज कुमार मध्य विद्यालय रिकाबगंज है, मां सलामी अंचल में पढ़ता, हमारे पास आए थे। मैंने जिला शिक्षा पदाधिकारी को फोन किया कि साहब ये तो उसमें सुपरवाइजर हैं और इनका वेतन कैसे बंद हो गया, ये काम कर रहे हैं। तो पता चला कि उनका दो जगह, एक जगह परगनक में ड्यूटी था, वहां से रिपोर्ट चला गया कि इन्होंने जो योगदान नहीं दिया है और उनका वेतन बंद कर दिया गया। ऐसे दर्जनों शिक्षक हैं। तो इस तरह की स्थिति है। आप देखिए शिक्षा विभाग का खेल इसमें भी चालू हो जाएगा कि बहानेबाजी करके वेतन बंद। अब वेतन चालू कराने में भी जो है सो दूसरे तरह का काम होने लगता है, ये तो सर्वविदित है। इसलिए आपके चैनल के माध्यम से मैं यह जनता को भी और सरकार को भी यह बताना चाहता हूं कि यदि सरकार चाहती है कि गरीब गुरुआ के बच्चे की पढ़ाई हो अच्छी तरह से, तो शिक्षकों को पढ़ाने देना होगा। और यदि शिक्षक को आप पढ़ाने नहीं देंगे विद्यालय में, उनसे दूसरा काम लेंगे, तो कभी भी गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई नहीं हो सकती। और इसके लिए सरकार यदि शिक्षकों को दोषी ठहराएगी तो वो बिल्कुल गलत है। अभी एक बात और भी है कि विद्यालयों में शिक्षक नहीं है, तो आखिर उन बच्चों को कौन समझाए कि आखिर ये शिक्षक गए कहाँ? समाज की नज़र में या यूँ कहें कि अभिभावकों और बच्चों की नज़र में शिक्षक पढ़ा नहीं रहे हैं। यह तो सत्य ही है, लेकिन उस शिक्षकों की क्या मनोदशा है, वो क्या समाज को जवाब देंगे? एक तरफ जातीय जनगणना में लगे हुए हैं, जिसे सरकार ने जातीय गणना का नाम दे दिया है, तो दूसरी तरफ विद्यालय में उनकी उपस्थिति या उनका प्रदर्शन, अगर आप ये कहें कि इस तरह से घर घर जाकर कार्य करने के बाद वो शिक्षक बहुत अच्छे ढंग से क्लास संचालित करेंगे, यह तो कहना भी बेईमानी होगी। और ऐसे में आखिर क्या जवाब देंगे वो शिक्षक? एक तरफ बच्चे, एक तरफ अभिभावक और दूसरी तरफ सरकार का यह रवैया उनको विवश करता है कि वो इस समाज से अपने आप को प्रतिस्थापित कैसे करें। तो सर, आपको क्या लगता है, एक शिक्षक के लिए कितनी बड़ी दुविधा कहें या चुनौती कहें इसे? रमेश जी, दुविधा भी है और चुनौती भी है। शिक्षक अपने पूरे ईमानदारी और पूरे मनोयोग के साथ सिर्फ और सिर्फ बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं। उनके मन में उनका मनोदशा ये होता है कि हम जिस कार्य के लिए नियुक्त किए गए हैं उस कार्य को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ निष्पादित कर सकें। लेकिन बीच बीच में जो सरकारी फरमान जारी होता है और इन फरमानों से जो प्रभाव पड़ता है, नतीजा है कि शिक्षक न घर के रह जाते हैं न घाट के रह जाते हैं। अब बच्चों की बात आपने की, 8वां तक के बच्चों को तो ये समझ में आता है, 6ठा से 8वां का बच्चा समझ पाता है कि सर जो है या मैडम जो है वो जाति आधारित गणना में लगे हुए हैं, इसलिए नहीं आ पा रहे। लेकिन नन्हे मुन्ने बच्चे जो 1 से 5वां तक के बच्चे हैं, उन बच्चों को तो यह समझ भी नहीं है कि जनगणना क्या होता है।
वैसे बच्चे जब घर लौट के जाते हैं तो अपने अभिभावक को कहते कि मास्टर साहब स्कूल नहीं आ रहे हैं। नतीजा यह है कि सरकारी विद्यालय से उनके अभिभावक का मोह भंग होने लगता है। और जो संख्या बल हमको प्राप्त हुआ था कोविड के समय में, जैसा कि हमारे कार्यकारी अध्यक्ष महोदय ने बताया कि कोविड के समय में सरकारी विद्यालयों में नामांकन की संख्या बढ़ी थी, उसमें ह्रास होने लगा है। और यही कारण सबसे बड़ा बनता है बराबर विद्यालय में छीजन का, बच्चे छोड़ के जाने लगते हैं। और नतीजा यह है कि सरकारी विद्यालय पूरी तरह से बदनाम होकर रह जाता है कि वहाँ पढ़ाई नहीं होता है। जबकि दक्ष टीचर हमारे यहाँ हैं, बीएड एमएड पीएचडी किए हुए टीचर हैं, उसके बाद भी आप उनसे उनकी योग्यता के आधार पर काम जब नहीं ले रहे हैं तो वैसी स्थिति में वो बदनाम ही होंगे। तो जब बदनाम होंगे तो वो किंग कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में आ जाते हैं। हम क्या करें नहीं करें। अभी कार्यकारी अध्यक्ष महोदय ने बताया सबसे बड़ा जातीय आधारित गणना में एक समस्या आ रहा है, एक ही आदमी का कहीं वो पर्यवेक्षक है तो किसी टीम के साथ वो प्रगणक है, तो किसी टीम के साथ वो एक ही आदमी है वो ट्रेनर की स्थिति में भी है। अब एक ही आदमी को 3 काम 3 टीम के साथ दिया गया, एक काम को वो निष्पादित कर रहा है, दूसरा तीसरा काम को नहीं कर रहा है, तो आप उसको भगोड़ा घोषित करते रहे, उसका वेतन रोक रहे हैं। वेतन रोकने का पूर्व के प्रधान सचिव जो हुआ करते थे मदन मोहन झा, उनके जमाने में निकला है कि किसी भी विशेष परिस्थिति में ही जब वो गिल्टी हो तब उसका वेतन बंद किया जा सकता है। आप कौन सा आधार लगा रहे हैं? ये इसमें अलग से पैसा देने की व्यवस्था है। आप अलग से काम का पैसा दे रहे हैं, वो काम करेगा नहीं करेगा उससे पूछ लेना चाहिए था, उसके बाद उसको काम पे लगाना चाहिए था। बजाय आप मंतव्य लिए हुए उसको काम पर भी लगा दे रहे हैं, उसके बाद विद्यालय कार्य भी कर रहा है और तब उसका वेतन काट रहे हैं। बात समझ में नहीं आ रही। जब स्कूल में हाजिरी बना रहे हैं, आपके ही आदेश से स्कूल में हाजिरी बन रहा है, तो वेतन तो स्कूल में हाजिरी बनने का मिलता है, न कि जनगणना कार्य करने के लिए वेतन दिया जाता है। जनगणना कार्य करने के लिए अलग से पैसा निर्धारित है, फिर स्कूल का वेतन बंद करने का क्या मतलब है? ये मतलब समझ में नहीं आता। सरकार का रवैया शिक्षक विरोधी और छात्र विरोधी है, शिक्षा विरोधी है। उसको अपने नीति में तब्दीली लाना चाहिए। काम तो हम लोग करने के लिए तैयार हैं। हम लोग जातीय आधारित गणना या इस तरह की बात का विरोध थोड़ी करते हैं, लेकिन काम करेंगे। हमारे साथ भी और बच्चों के साथ भी सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए सरकार को निर्णय लेने की आवश्यकता है। यह एक बात प्रेमचंद जी ने जरूर बताई कि सच बात है, वेतन विद्यालय के कार्यों के लिए शिक्षक को मिलता है और उस विद्यालय में कार्य नहीं करने पर शिक्षक का वेतन भले रोका जाता या काटा जाता। अगर उसने जनगणना कार्य नहीं किया तो जनगणना का जो मानदेय हो वो उसको काटा जाए। यह प्रेमचंद सर का यह विचार है कि ऐसी स्थितियों में सचमुच एक बड़ा हास्यास्पद बात एक लगती है कि कार्य हम दूसरा नहीं कर रहे हैं और वेतन दूसरा और नहीं कट रहा है। दूसरी बात एक ये भी चीज़ उभर कर आ रही है कि सरकार को तो समाज सापेक्ष काम करना चाहिए था। समाज सापेक्ष का मतलब ये कि सरकार को ये ध्यान रखना चाहिए कि समाज क्या चाहता है। तो सरकार को तो सर्वप्रथम यह भी चाहिए था कि पहले ये तो सर्वे करा ले कि समाज चाहता है कि नहीं चाहता है कि शिक्षक घर में झोला लेकर घूमे। पहले यह तो उनको करना चाहिए था। लेकिन सरकार की मंशा पर प्रश्न चिन्ह तो जरूर उठता है। हमारे ये दोनों अतिथियों ने भी इस संदर्भ में बताया है कि किस तरह से एक शिक्षक के साथ एक समस्याएं हैं कि वो जवाब क्या देगा और किस तरह का काम करेगा। अब एक सवाल मनोज सर आपसे ये है कि आप क्या महसूस करते हैं? मान लीजिए एक शिक्षक गणना कार्य भी कर रहा हो, क्लास भी पढ़ा रहा हो, ऐसा होता भी है, कुछ शिक्षकों ने किया भी होगा या कर भी रहे होंगे। लेकिन जब यही कार्य उनसे ज़बरदस्ती के तौर पे कराया जाता है तो आपको क्या लगता है वो जो क्वालिटी की बात आती है यह बेईमानी है या नहीं है? क्योंकि आप प्रधानाध्यापक हैं और आपके अंदर में काम कर रहे होंगे शिक्षक, तो आपको क्या लगता है कि उत्साहित करना ज़्यादा बढ़िया था या फिर ज़बरदस्ती किसी से काम अच्छे से लिया जा सकता है? आप क्या मानते हैं? देखिए रमेश जी,
किसी भी एक दो ऐसा विभाग है, शिक्षा और स्वास्थ्य, जिसको यदि कोई भी व्यक्ति चाहे कि हम लाठी के जोर से सुधार दें तो यह सुधारने वाला नहीं। आप शिक्षकों को विद्यालय पहुंचने के लिए बाध्य कर सकते हैं, क्लासरूम में जाने के लिए बाध्य कर सकते हैं, लेकिन वो क्या पढ़ाएगा, ये शिक्षकों का अपना एक सोच होना चाहिए। और हमारे यहाँ के शिक्षक, आज जो बिहार के सरकारी विद्यालयों की व्यवस्था है, जो भी बचा हुआ है कि आज भी देश में जहाँ जहाँ भी रिजल्ट होता है वहाँ बिहार के सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र छात्राएं काफ़ी संख्या में रहते हैं। तो इसके लिए यदि कोई एक फैक्टर है जी, तो वह है शिक्षक। शिक्षक अपने दम पर, चाहे संसाधनों का लाख अभाव हो, सरकार 2-3 साल तो एसडीजी और आरएमजी का रुपया नहीं देती है, लेकिन अपने दम पर सरकार शिक्षक जो है विद्यालय को बनाए हुए है, बचाए हुए है और उसकी व्यवस्था को चला रहा है। जितने अफसर घूमने आपको जाते हैं, कई वो शैक्षणिक गतिविधि को कितना पदाधिकारी देख पाते हैं? नहीं, उनका ध्यान केवल प्रधानमंत्री पोषण योजना से लेकर दूसरे बातों पर रह जाता है। कोई भी क्लासरूम में शायद ही कोई अफसर होते हैं जो जाके यह देखते हैं कि शिक्षक क्या पढ़ा रहे हैं। तब यह तो हमारे शिक्षकों का ही है, देन है कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था बची हुई है, और खासकर प्रारंभिक विद्यालयों में। और रही बात कि जैसे बलपूर्वक आप जाति आधारित गणना में लगाए हुए हैं, तो वो शिक्षक जो घूम घूम के गली गली दरवाजे दरवाजे घूम कर आएगा, उससे क्या आशा एक प्रधानाध्यापक करेगा कि वो विद्यालय में आकर बच्चे को पढ़ाएंगे? अरे वो तो समझिए कि, और अपर मुख्य सचिव का भी पत्र है कि किसी समय आके हाजिरी बना दें, तो वो तो विद्यालय केवल हाजिरी ही बनाने आएंगे। इसलिए उनसे अभी जब तक ये जाति आधारित गणना चल रही है, हम लोग कोई दबाव नहीं बना रहे हैं। यदि उनकी इच्छा होगी तो क्लासरूम में जाके गणना के बाद समय मिलेगा तो बच्चे को पढ़ा देंगे, क्योंकि हम लोगों का अपना दायित्व है। हम लोग किसी दूसरे के कहने पर, सरकार या किसी और के कहने पर नहीं, क्योंकि विद्यालय के बच्चे हैं, हम उसके गुरुजन हैं, तो बच्चे अच्छा करें इसके लिए ये हमारी जिम्मेवारी है। और हम लोग विद्यालय अवधि के बाद भी बच्चे को पढ़ाते हैं। हमारे स्कूल में व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है कि बच्चे कहीं से कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो तो उस पर वो पूछते हैं और उसका जवाब हमारे शिक्षक देते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम लोग कर रहे हैं, लेकिन सरकार का रवैया इसमें बिल्कुल सहयोगात्मक नहीं है। और मैंने समझिए कि शिक्षा व्यवस्था को ये गुणवत्तापूर्ण तो छोड़ दीजिए, काम चलाऊ व्यवस्था चलने लायक भी जो है सो सरकार नहीं छोड़ना चाहती है। लेकिन हमारे शिक्षकों को, हम शिक्षकों को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, पूरे राज्य के शिक्षकों का, कि लाख विपरीत परिस्थिति हो लेकिन वो अपने बच्चों के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करने में कभी भी पीछे नहीं हटते। अभी जातीय जनगणना बिहार सरकार का अपना प्रोजेक्ट है, किसी अन्य राज्यों ने अभी तक इस काम को नहीं किया। हो सकता है बिहार के लिए उपलब्धि में सम्मिलित हो, लेकिन इसके क्या परिणाम शैक्षणिक दृष्टि से पड़ रहे हैं, सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। और क्या समाज के ऊपर में ये प्रभाव पड़ रहे हैं, इसका भी ध्यान सरकार को रखना चाहिए। एक शिक्षक की सामाजिक प्रतिष्ठा, एक शिक्षक का व्यक्तित्व जब उससे छीन सा जाएगा, तब कौन सी गुणवत्ता शिक्षा मिल पाएगी बच्चों को, यह तो सर्वविदित ही है। इसी के साथ हम अपने दोनों अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो हमारे इस स्टूडियो में आए और अपना समय दिया। बहुत धन्यवाद।